हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम मैथ पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारी ईवीएस की पेडागोजी और मैथ पेडागोजी जो है वो साइमल्टेनियसली चल रही है। तो मॉर्निंग में 8 बजे आपको ईवीएस पेडागोजी की वीडियोस मिल रही हैं और इवनिंग में 6 बजे आपको मैथ पेडागोजी की वीडियोस मिल रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम के पहले तक आपका सारा पेडागोजी वाला सेक्शन प्रीवियस ईयर से मैं कवर करवा दूँ। तो मैथ पेडागोजी वाले पोर्शन पे चलने से पहले हम देखते हैं कि जो आज का क्वेश्चन पेपर है वो 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, मैथ पेडागोजी सेक्शन के। देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन जो कि मैथ पेडागोजी का है। क्वेश्चन है कि कक्षा 1 गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ के द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला। अब कार में 3 बच्चे हैं। उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे, बच्चे समुच्चय के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे, बच्चे न्यूनतम के रूप में घटाव की समझ विकसित करेंगे, और अगला है कि बच्चे संवर्धन और न्यूनीकरण की व्युत्क्रम संक्रिया के रूप में समझेंगे। तो एक बार क्वेश्चन आप फिर से देखेंगे कि कार में 4 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा बाहर निकल गया। इसका मतलब है इसमें यहाँ पे समुच्चय भी नहीं हो रहा, संवर्धन भी नहीं हो रहा। यहाँ पे घटाना की प्रक्रिया सिखाई जाने की कोशिश की जा सकती है। तो क्वेश्चन में कहा गया एक बच्चा बाहर निकला। अब कार में कितने बच्चे हैं? अब कार में 3 बच्चे हैं, तो मतलब एक बच्चा कम हो गया। ये घटाव की प्रक्रिया है। उपर्युक्त संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चे में न्यूनतम के रूप में घटाव की समझ विकसित करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे ना तो बढ़ाया जा रहा है और ना ही समुच्चय किया जा रहा है, मतलब समुच्चय का मतलब संचय, और यहाँ पे कम करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूनतम के रूप में घटाव की प्रक्रिया। और अगला है कि ऐसा तो है नहीं कि बढ़ा के भी घटा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट घटाने की प्रक्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल है? प्राथमिक स्तर पर गणित के रचनात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना शामिल है, गणित आकलन में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना शामिल है, छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण शामिल है, कार्य विधिक ज्ञान को जांचना शामिल है। तो रचनात्मक मूल्यांकन आपको मैंने बहुत बार बताया, फॉर्मेटिव असेसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें सामान्य त्रुटियों को पहचानना, गणित अधिगम की कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना और समेटिव असेसमेंट का रूल होता है, योगात्मक मूल्यांकन का रूल होता है। कार्य विधिक ज्ञान की जांच करना ये नहीं है। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है कि अधिगम की कमियों को पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? निगमन विधि में क्या होता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। निगमन विधि जो होता है वो हमेशा ही सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। हमेशा ही ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ चलता है। इसमें पहले रूल बताया जाता है, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो यहाँ पे ये रूल टू एग्जाम्पल ये चलता है, या फिर हम इसे सामान्य से विशिष्ट भी कह सकते हैं। और इसको
सामान्य से विशिष्ट भी कह सकते हैं और रूल से एग्जाम्पल की तरफ भी हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि पहले रूल्स बता दिए जाते हैं, उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में ग्रामर पढ़ा था, तो वो हम निगमनात्मक विधि मतलब डिडक्टिव मेथड से हमने पढ़ा है कि पहले रूल लिखवा देते थे और उसके बाद जो है वो हमें एग्जाम्पल्स दिए जाते थे। तो उस तरीके से जो होता है वो निगमनात्मक विधि होती है। तो इसमें अगर हम देखें कि यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है, या फिर लक्षण नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव वाला पॉइंट ढूंढना है। तो ये बात ठीक है कि यह छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय बचाती है, ये बात इसके बारे में पॉजिटिव है, ये सही भी है। यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बल देती है, तो ये बात भी सही है। इसमें पहले आपको रूल्स बता दिए जाते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर होता है, ये बात भी इसके बारे में सही है। जो निगमनात्मक तर्क होता है वो हमेशा ही सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, नियम से उदाहरण की तरफ होता है। और इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। तो ये ऑप्शन जो है वो आगमन के बारे में सही है, इंडक्टिव मेथड के बारे में सही है, डिडक्टिव के बारे में ये नहीं है। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जाते हैं। इसमें सूत्रों को खोजना, अधिगम के नियम और सूत्र को खोजना, फिर उसके बाद जनरलाइज कर लेना, तो ये आगमनात्मक मेथड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। मैंने एक वीडियो बनाया है आगमन और निगमन पे, आप उसको देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और ईजी क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से। अगला है कि गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्क संगत, संरचित और संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? गणित की पदानुक्रम प्रकृति होती है, हायरार्कियल प्रकृति होती है, और अवधारणाएं तर्क संगत, संरचित और संबंधित हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन इसकी व्याख्या के लिए उपयुक्त है? योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। योग की गुणन और हायरार्की का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते, मतलब कि एक क्रम से चलना। हायरार्की का मतलब ये होता है। तो पदानुक्रम प्रकृति है गणित की, और एवं अवधारणाएं तर्क संगत, संरचित और संबंधित है। जितने भी मैथ की अवधारणाएं हैं वो लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इसमें से इस कथन की व्याख्या चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन का मतलब कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो योग की अवधारणा के बाद, योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, ठीक है, क्योंकि योग की अवधारणा के बाद गुणन आता है, गुणन में योग का यूज होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आप 3 को 4 बार जोड़ देंगे, मान लीजिए 3 को हम 4 बार जोड़ते हैं, 3 को हम 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और अगर हम 3 में 4 का गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि योग और गुणन पृथक अवधारणाएं नहीं हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला क्या है कि गणितीय अवधारणा का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। ये बात तो केवल वर्ड इसको गलत कर रहा है। गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन रचनात्मक माध्यम से होना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें ये पता चल पाएगा कि बच्चे कहाँ सीख पाए, बच्चे कहाँ नहीं सीख पाए, कहाँ उन्हें सीखने की और ज़रूरत है। संख्या का विकास योग और व्यकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हम बच्चों को नंबर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद हम बच्चों को योग और व्यकलन मतलब एडिशन और ये सब पढ़ाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो पहला ऑप्शन जो है वो योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, और संख्या का विकास योग और व्यकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए, मतलब जोड़ और घटाना की अवधारणा से पहले होना चाहिए। व्यकलन का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि उच्च गणित की कक्षा में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण क्या हो सकता है? उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका क्या कारण है? तो छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं, ये ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ए ऑप्शन वाला ये तो कट गया। और गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता है। ओ माय गॉड, ये तो एकदम ही बेकार ऑप्शन है। और अगला है कि सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं, कि ये कठिन विषय है, लड़कियां नहीं पढ़ पाएंगी, ऐसा सोचते हैं जेंडर के आधार पर। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा सोचा जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो यहाँ पे ये बात बहुत लोगों में हम लोगों ने भी देखी है कि और लड़कियों को आर्ट साइंस से पढ़ा दिया जाता है, लड़कों के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए जाते हैं। तो ऐसा लोगों का सोच होता है कि सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं, तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। आप लोगों ने भी अपने लाइफ में ये फेस किया ही होगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? कौन से उपकरण जो है वो अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं होगा? तो कक्षा का अवलोकन करना सहायक नहीं होगा, या फिर मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना, या फिर छात्रों का लिखित कार्य और संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड हो गया, और योग्यता का परीक्षण। योग्यता परीक्षण तो एकदम नहीं होगा, योग्यता परीक्षण तो क्या होगा, एकदम नहीं होगा। तो यहाँ पे ई ऑप्शन कक्षा का अवलोकन करना अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक हो सकता है, क्योंकि मतलब हमें पता चल सकता है अवलोकन से कि किस बच्चे को कैसी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद मौखिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया जाए, इससे भी अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है कि किस चीज़ के बारे में बच्चे ने क्या कॉन्सेप्ट बना के रखा है अपने माइंड में। छात्रों के लिखित कार्य बच्चे अगर लिख के कुछ दे रहे हैं अपने रचनात्मक तरीके से, तो उससे भी अधिगम की कठिनाइयाँ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल सकता है। और संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड इससे भी पता चल सकता है कि अधिगम की कठिनाइयों की प्रकृति का पता चल सकता है। लेकिन योग्यता परीक्षण के द्वारा, योग्यता जो परीक्षण है, योग्यता परीक्षण से अधिगम की कठिनाइयों का पता नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन ही, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 34x6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करती है। तो इस प्रणाली का प्रयोग करती है और 30x6 प्लस मतलब इस तरीके का प्रणाली का वो यूज़ कर रही हैं। तो उपर्युक्त प्रणाली के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है? तो उपर्युक्त प्रणाली के लिए कौन सा कथन सही है? तो विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है, वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है। यह गुणन की मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों के इसके उपयोग के लिए हतोत्साहित तो हमें बच्चों को करना ही नहीं है, वो चाहे जो भी वैकल्पिक धारणाएं अपनाएं। और विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है, बच्चे को अवधारणात्मक ज्ञान है, इसीलिए वो इस तरीके से तोड़ पाया है। यह गुणन की समस्या को हल करने का अनुमान और प्रयास सहित हित और ट्रायल का प्रयास है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है कि विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है, वह इसे अपघटन की प्रणाली में संचारित करने में सक्षम है। बच्चा जो है वो डीकम्पोजिशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा है। एक बार आप देख सकते हैं, खुद भी करके देख लीजिए एक बार कि इसमें 30x6 करेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। उसके बाद 6x4 कर देंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब इसको आप जब ऐड करेंगे
तो इस क्वेश्चन में तो यही किया गया है कि 30 × 6 इस तरीके से लिखा गया पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। उसके बाद 30 × 6 और 30 का 6 में मल्टीप्लाई किया गया, 4 का 6 में मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आएगा, उसके बाद जब ऐड कर देंगे तो ये आएगा। तो बच्ची को अवधारणा का ज्ञान है, बस वो मेथड ही अलग यूज़ कर रही है यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के मिश्रण से जुड़े हुए माप के शिक्षण से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार से, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे शेप हो गया, स्पेस हो गया और मेजर से जुड़े हुए हैं। तो सममितियाँ खोजना और सौंदर्यीकरण करना, सममितियाँ खोजना और संदर्भीकरण करना, सममितियाँ खोजना और सौंदर्यीकरण भाव प्राप्त करना, और सांख्यिकीकरण या अंक गणितीयकरण यानी अंकों को अवधारणा जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना। ये सब तो मतलब ये सब आकार को भी दिखा देंगे, स्पेस को भी दिखा देंगे और मेजरमेंट को भी दिखाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये ए ऑप्शन वाला भी बिल्कुल सही है कि सिमेट्री खोजना, मतलब किन किन चीज़ों में सिमेट्री है तो उससे आकार का पता चलेगा, और सौंदर्यीकरण का भाव प्राप्त करना। और शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देने के लिए ये नहीं किया जाएगा। और केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करने वाला ऑप्शन भी एकदम ही गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन तो पहले तो आपको एकदम से काट के हटा देना है, और उसके बाद ए और बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो आप अपने नोट्स में इसको लिख के रख सकते हैं कि कौन सा कौशल गणित में आकार हो गया, मतलब शेप हो गया, स्पेस हो गया और मेजरमेंट के शिक्षण से जुड़ा हुआ है। तो जो सिमेट्री निकालना होता है वो शेप से ही संबंधित होता है, जैसे कि ये एक सिमेट्री है। तो नमस्ते पोज, ये दोनों हाथों जो है वो सिमेट्री में है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम बना सकते हैं एक इक्वल साइज शेप में काट के कि वो सिमेट्री है, एक दूसरे पे पूरा आ जाए जो। और जैसे कि सौंदर्यीकरण का भाव प्राप्त हो जाएगा। और अंक गणितीय यानी अंकों की अवधारणा जैसे कि क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ा भी जा सकता है। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन ही सही होगा। थोड़ा सा मैथ पेडागोजी के वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, टिपिकल लगते हैं पढ़ने में भी। और सुप्ति अधिगम, गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का क्या अर्थ है। एक सुक्ति दी गई है यहाँ पे कि गणित के अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है, बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो अभिभावकों का है। तो ऐसी बात ये नहीं कह रहा। इस सुक्ति में क्या है कि घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं और जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, ये बात हो सकती है। गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस सुक्ति का मतलब ये नहीं होगा। अधिगमकर्ता के गणितीय कौशल में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में ही आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है कि घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूँगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है। जब बच्चों को शाब्दिक हल दिया जाता है तो बहुधा वे टिप्पणी करते हैं कि यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है, मतलब जोड़ करना है, घटाना करना है, गुणा करना है, भाग करना है, क्या करना है इसमें, अगर आप इसको बताएंगे तो ही मैं हल कर पाऊंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है। बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते और छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसी बातें नहीं होती हैं। शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों की दुर्भीति होती है, ऐसा भी नहीं है। और बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी है, ये है, ठीक हो सकता है। बच्चे आलसी हैं और प्रश्नों को पढ़ना नहीं चाहते, तो ये ऑप्शन तो एकदम ही नहीं होगा। ये ऑप्शन तो क्या है, एकदम ही नहीं होगा कि बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी है। यहाँ पे यही सी ऑप्शन जो है वो क्या है,
ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल की कमी है, मतलब कि वो क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, कि कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे कि उसमें कौन सा लॉजिक वहाँ पे हमें अपना यूज़ करना है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अगर आप बचपन में सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको बड़े होने के बाद भी ये प्रॉब्लम जो है वो मैथ्स में रहती ही है। और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया है। प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए, मतलब ज्योमेट्री में जो भी शेप्स होती हैं उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का एक निश्चित क्रम तैयार किया है। उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उन्हें एक रैंडमली एक ऑर्डर में उन्हें व्यवस्थित भी किया जाता है। तो छात्र तो मतलब इनको हमें क्रम में लगाना है। तो ये जो चारों ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें क्रम में लगाना है। तो छात्र आकृतियां पढ़ाने के लिए क्रियाकलाप का एक ऑर्डर हमें तैयार करना है, ठीक। तो मतलब यहाँ पे एक रैंडम क्रम दिया गया है, हमें उसको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक। तो छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। छात्र अपने आसपास की द्विआयामी मतलब कि 2D वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कटआउट दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इसके एक समान की वस्तुओं को अपने आसपास पहचानें। छात्र आकृतियों को उनके लक्षण और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। तो नाम देना और वर्गीकरण करना सबसे लास्ट स्टेज होगा। तो लास्ट स्टेज सबसे यहाँ पर है और लास्ट ऑप्शन देखते हैं, वहाँ पे नहीं है। तो आपको आंसर तो समझ में आ गया कि नाम देना और वर्गीकरण करना क्या होगा, वो लास्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि मतलब पहला स्टेप क्या होगा कि छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र दिए गए हैं, जैसे कि सर्कल दे दिया गया, ट्रायंगल दे दिया गया और स्क्वायर दे दिया गया, रेक्टेंगल दे दिया गया, मतलब कटआउट दे दिया गया बच्चों को, मतलब ऐसे कि मोटे मोटे कागज में दिया जाता है और उन्हें कहा गया कि वे इसके समान सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने की, मतलब कि सर्कल के शेप में हमारे आसपास कौन सी वस्तुएं हैं, हमारे क्लासरूम में कौन सी वस्तुएं हैं, स्क्वायर के शेप में कौन सी वस्तुएं हैं, ट्रायंगल के शेप में कौन सी वस्तुएं हैं या फिर रेक्टेंगल के शेप में कौन सी वस्तुएं हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को पहचानने के लिए दिया गया। उसके बाद पहला तो हमारा ये हो जाएगा। अगला है कि छात्र अपने आसपास की 2D वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। बिल्कुल ठीक, बच्चे जो है वो अपने आसपास के 2D मतलब जो भी मैंने सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सब बताया वो उसको चित्रित करते हैं। और छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं कि मतलब अलग अलग आकृतियों में, जैसे कि सर्कल में ऐसे गोला है तो ट्रायंगल में यहाँ पे 3 लाइंस बनाई गई हैं, उसके बाद स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर हैं, मतलब इस तरीके के विशिष्ट लक्षणों की जो उनको यूनिक बनाते हैं, ऐसे लक्षण की बच्चे खोज करेंगे। उसके बाद छात्र आकृतियों को उनके लक्षण और नाम के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन सही है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको क्वेश्चन को मतलब इस चारों को एक क्रम में लिख के रख लीजिए कि किसी भी क्लासरूम में हमें बच्चों को शेप के बारे में अगर पढ़ाना है तो इस तरीके से हमें क्रम से चलना होगा। तो आपको क्रम मतलब कि हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, लेकिन आपको अगर आप ऑप्शन का मीनिंग समझेंगे तो आपको निकल के ऐसा ही आएगा। एकदम मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया। हमें संख्याओं का योग पढ़ाना है बच्चों को, जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्नलिखित में से किसका विकास करने में सहायक है। तो बच्चों को एडिशन पढ़ाना है और एक क्रियाकलाप का बच्चों ने आयोजन किया था और जिसमें उसने रंगीन मोतियों का भी प्रयोग किया है। यह क्रियाकलाप छात्रों के किसके विकास में सहायक हैं।
तो अनुमान में सहायक हैं या फिर दृश्यीकरण में सहायक हैं, निरूपण में सहायक हैं, तो ये बच्चों के किसके में सहायक है? तो ये एक तो पहली बात तो दृश्यीकरण में तो सहायक है ही। एक क्रियाकलाप का आयोजन किया गया है बच्चों को योग पढ़ाने के लिए, जोड़ पढ़ाने के लिए, और उसमें बच्चों को मतलब रंगीन मोतियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया गया है। तो इसमें जो है वो मानस दर्शन या दृश्यीकरण का प्रयोग किया गया, और निरूपण का मतलब प्रदर्शन किया गया, मोतियों के प्रदर्शन के द्वारा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया गया है कहीं पर, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी और सी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घटना, व्यवकलन मतलब घटाना होता है, एक घटाना वाले प्रश्न 83 से 56, कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33। 83 में से क्या निकालना है? 83 में से 56 को निकालना है। तो कुछ छात्रों ने इसका आंसर क्या दिया? 33 दिया। और इस छात्रों द्वारा दी गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति जो है वो कौन सी है? तो बच्चे ने क्या किया है? बच्चे ने किया उसने 6 में से 3 को माइनस कर दिया है, इसीलिए उसने एक साइड 3 लिख दिया, और उसके बाद उसने 8 में से 3 माइनस कर दिया। मतलब उसको कैरी लेने वाला घटाना जो है वो नहीं आता, उसमें से कैरी लेगा 13 में से वो 6 को घटाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे बनने वाला है, लेकिन उसने 6 में से 3 निकाल दिया और उसके बाद 8 में से 5 निकाल दिया, इसलिए उसने 33 आंसर दे दिया। तो छात्रों द्वारा दी गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति जो है वो कौन सी है? अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दे जैसा कि जनरली किया जाता है, लेकिन आपको बेस्ट वन की तरफ जाना है। छात्रों को कहें कि वे समस्या को एक बार दोबारा हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। उन्हें 1 अंक वाली संख्या के उदाहरण दें और बाद में 2 अंकों वाली संख्या पर बढ़ें। संख्याओं के रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार किया जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या है? वो बिल्कुल सही है। तो स्थानीय मान से होने वाली जो गलतियाँ हैं उस गलतियां में इसको भी शामिल किया जाएगा। अगर आपने कहीं पे नोट्स बनाया है कि स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने से कैसी कैसी गलतियां हो सकती हैं, तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। उसने 6065 को 665 लिख दिया था, एक वो गलती हो गई। यहाँ पे घटाना, कैरी लेने वाला बच्चे को घटाना भी नहीं आ रहा है, और मतलब वो दूसरे तरीके से अपनी एक वैकल्पिक अवधारणा से उसको सॉल्व कर रहा है, जो कि गलत है। तो वो भी क्या है? स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनर्विचार करना होगा। तो आप इसको लिख के रख सकते हैं, अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्थानीय मान से जो है वो कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। तो एग्जाम में ये वाला स्थानीय मान से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए कौन सा कथन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? भिन्न पदार्थों के माप की तुलना का परिचय देना, भिन्न पदार्थों के माप की तुलना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है? अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, मानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है इसमें सबसे ज़्यादा सही है? कक्षा 1 में भिन्न पदार्थ के माप की तुलना का परिचय देना है, तो अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, इस बात में तो बिल्कुल ही सही है, ये बात तो एकदम ठीक है। अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो, और मानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो। कक्षा 1 में आपको पढ़ाना है, ये भी ध्यान देना है। पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। अध्यारोपित का मतलब है कि किसी एक के ऊपर एक चीज़ रख देना, जैसे कि एक उंगली इतनी है तो एक उंगली जो है वो इतनी है, मतलब कि अध्यारोपित करना, एक दूसरे के ऊपर आरोपित करना, रखना। तो पदार्थों को एक दूसरे के ऊपर रखना और उसके बाद तुलना करना कि ये इससे बड़ी है, कि ये इससे छोटी है, कि इससे कैसी है ये। उसके ये बच्चे जो है वो क्लास 1 का बच्चा है तो ये इजीली कर पाएगा। मानक इकाइयों का प्रयोग भी वो नहीं कर पाएगा, और मानक इकाइयों का प्रयोग भी बच्चा क्लास 1 में है तो नहीं कर पाएगा। और ये ऑप्शन भी ठीक है कि अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और उसके में तुलना करो कि ये पदार्थ इससे बड़ा है, ये वस्तु इससे बड़ी है, ये वस्तु इससे छोटी है। तो ये तुलना जो है वो अवलोकन के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है 1 एंड डी,
यहाँ पे ए और डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। केवल ड्रिल और प्रैक्टिस के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है, ठीक है, लेकिन केवल वर्ड इसको गलत कर रहा है। तो केवल वर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बी यहाँ पर भी है, बी वहाँ पर भी है, बी वहाँ पर भी, आपको आंसर मिल गया। ए और सी है, सी अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपको आंसर मिल चुका है। और मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं। मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं। ये बात ठीक है। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है वो दोनों ही सही है। और आपको मैथ पेडागोजी की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लग रही है, लेकिन अगर आप 23 क्वेश्चन पेपर मेरे साथ कर जाते हैं तो आपको जो है वो मैथ पेडागोजी का जो लैंग्वेज है वो टिपिकल भी नहीं लगेगा। उसके अलावा 2011 से लेकर 2019 तक का मैंने जो भी वीडियो 15-20 वीडियो कराए हैं, आप उसको कर लीजिए। आपको काफ़ी जो है वो मैथ पेडागोजी में हेल्प मिल जाएगी। इसके लिए आप कहीं से कुछ पढ़ नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे जैसे कि क्रम वगैरह वाला क्वेश्चन जो आता है, जो भी स्थानीय मान से संबंधित एरर वगैरह होते हैं, वो सब आप एक जगह लिख के रख सकते हैं 1-2 पेज में। 1-2 पेज की आपको नोट्स बनेगी मैथ पेडागोजी की, जो कि आपको मतलब कन्फ्यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इतने फंसाने वाले क्वेश्चन भी जो है वो नहीं पूछे जाते। नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो टैकल कर लेते हैं। और आपके पास 23 क्वेश्चन पेपर है, 15 क्वेश्चन जो है वो हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो मतलब टोटल 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपको करने को मिल रहे हैं। तो 300 प्लस क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं, और उसके बाद 300 क्वेश्चन जो है वो आप प्रीवियस ईयर के पुराने भी करके जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मतलब बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो एग्ज़ाम में आएंगे। आप इससे अपना क्वेश्चन भी टैकल कर लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।